ये स्टूडेंट ये टॉपिक रेशो का है। ये सैम्पल पेपर सीबीएसई का सैम्पल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 49, 50 और एक क्वेश्चन 54। ये 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है इफ टोटल सेल और इज ₹2,50,000 एंड क्रेडिट सेल इज 25% ऑफ कैश सेल, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आराम से 1 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल सेल जो होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। किसी भी स्टूडेंट को अगर ये डाउट रहता है कि अगर हमने किसी भी टॉपिक को 100 एज्यूम करना है तो वो किसे करना चाहिए, तो उसके लिए जैसे इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि 25% ऑफ कैश सेल, और कैश सेल इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप कैश सेल को ही 100 एज्यूम कर लेंगे। जैसे टोटल सेल इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट सेल होता है, तो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि क्रेडिट सेल कैश सेल का 25% है। कैश सेल मुझे मालूम नहीं है तो मैंने कैश सेल को यहाँ पर 100 एज्यूम कर दिया। ठीक है, अगर कैश सेल 100 है तो क्रेडिट सेल आपकी कितनी है 25, तो टोटल सेल कितनी होगी आपकी 125। तो क्वेश्चन में आपने जब पेयरिंग करनी है वो उन 2 चीजों की करना जो एक जैसी हो। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास अब टोटल सेल आ रही है 125 और टोटल सेल हमें यहाँ पर कैश में भी गिवन, अमाउंट में भी गिवन है 2,50,000। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द क्रेडिट सेल। इफ टोटल सेल इज 125 then credit sale is 25. If total sale is 1, then credit sale is 25 upon 125. If total sale is 2,50,000, तो credit sale कितनी होगी 25 upon 125 into 2,50,000। तो इसका आंसर कितना आएगा 50,000। बहुत आसान क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, तो इसका आंसर ये मैंने टिक लगा रखा है ऑलरेडी, 1 लाख, इसका आंसर 50,000। सेकंड, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इफ इट्स एवरेज इन्वेंट्री इज 80,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स एंड सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम ये देखें कि इस फर्म के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द फर्म आपने कैलकुलेट करना है। एवरेज इन्वेंट्री इज ऑलरेडी गिवन 80,000, यानी एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 होता है, और एवरेज इन्वेंट्री आपको गिवन कितनी है 80,000। तो 80,000 इंटू 2 अगर आप कर दें तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक आ सकता है, तो 1,60,000 इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट है। तो एक छोटी सी बात है कि सेलिंग प्राइस अबव कॉस्ट का 25%, तो हमें कॉस्ट चाहिए, कुछ ना कुछ तो आप लोगों के पास हिंट हो ना। अब हम आपके पास जो आपका एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उसका फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इसका फॉर्मूला होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज इन्वेंट्री आपको ऑलरेडी मेंशन है 80,000, तो मैंने यहाँ एवरेज इन्वेंट्री की जगह लगा दिया 80,000। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो 80,000 इंटू अगर 6 कर दें 48, तो ये 4,80,000 आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रही है। क्लियर, एक चीज क्लियर। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। बहुत आराम से शांत होके करना, दोबारा सुन लो। क्वेश्चन में हमें जो जो हिंट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, लेकिन हमें यहाँ एवरेज इन्वेंट्री इज ऑलरेडी गिवन 80,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गिवन 6 टाइम्स। तो 6 हमने एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जगह लगा दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह मैंने COGS लिख दिया, एवरेज इन्वेंट्री की जगह मैंने 80,000 लगा दिया। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये आ रहा है 4,80,000। तो ये क्या हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और हमें यहाँ बोला गया है कि सेलिंग जो भी आपका सेलिंग प्राइस है वो 25% अबव कॉस्ट है।
जो आपका सेलिंग प्राइस होता है वो होता है C प्लस P, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट हमें मालूम नहीं है, मैंने 100 एज्यूम कर ली, और जो सेलिंग प्राइस है वो 25% अबव कॉस्ट है, ठीक है। तो कॉस्ट मुझे पता नहीं है, मैंने 100 एज्यूम कर लिया। सेलिंग प्राइस अबव कॉस्ट 25%, तो 25 इसके अंदर प्रॉफिट होगा, तो ये 125 हो गया। कुछ भी कर लो, अगर मान लो मैंने इसके अंदर 25 ऐड कर दिया, सेलिंग प्राइस अबव कॉस्ट, कॉस्ट 100 है तो अबव 25% उससे और ज्यादा, तो सेलिंग प्राइस 125 हो गया। अगर 125 में से 100 में माइनस कर देती हूँ तो 25 मेरे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कह सकते हो। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ही करना है, तो हमें ये 25 ग्रॉस प्रॉफिट पता लग रहा है। आप जो चाहे क्वेश्चन में डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मुझे अमाउंट में भी गिवन है 4,80,000, तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हेल्प लेने वाली हूँ। तो हमें जो पेयरिंग करनी है, मैं इस जगह पर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको एक ही बार में सब क्लियर हो जाए। अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट कितना है 25, अगर 1 है तो 25/100, और अगर आपकी कॉस्ट इस क्वेश्चन में गिवन है, हमें कैलकुलेट किया 4,80,000, और अगर कॉस्ट 4,80,000 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 25/100 इंटू 4,80,000, तो ये हो रहा है 1,20,000। ये बहुत इजी है, इसका आंसर यही है A, 1,20,000। अब करना ये क्वेश्चन आज ही खत्म कर लें तो बेटर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट है इस टॉपिक में। ये क्वेश्चन नंबर 54 है, इसके अंदर स्टूडेंट्स को बहुत डाउट्स आ रहे हैं कि ये कैसे करना चाहिए हमें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 54 है, करंट रेशो ऑफ आधार लिमिटेड इज 2.5:1, अकाउंटेंट वांट्स टू मेंटेन 2:1, फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल। आप कितने ऑप्शंस लर्न कर लोगे, पेपर में तो लर्न करके नहीं जा सकते हो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जब भी आपको 2.5:1 गिवन है तो ये करंट एसेट है 2.5 और करंट लाइबिलिटी जो है वो 1 है। अकाउंटेंट चाह रहा है उसका रेशो 2:1 होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, जैसे 2:1 है तो आप एज्यूम कर लो कि 2 लाख रुपीज की उसकी करंट एसेट है और 1 लाख रुपीज की उसकी करंट लाइबिलिटीज हैं, उसको ये रेशो मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर 2.5 लिखा हुआ है तो मैं 2.5 की जगह 2,50,000 करंट एसेट मानकर चल रही हूँ, और करंट लाइबिलिटी को मैंने 1 लाख मान लिया, ठीक है, एज्यूम कर लिया। तो ये मैंने एज्यूम किया, करंट एसेट 2,50,000, यानी 2.5 को मैंने लिख दिया 2,50,000, करंट लाइबिलिटी 1 है, 1 को मैंने लिख दिया 1 लाख। क्वेश्चन समझ में आ जाए इसलिए। फर्स्ट केस में कह रहा है ही कैन रीपे बिल्स पेएबल। सपोज उसने बिल्स पेएबल कर दिया। बिल्स पेएबल आपको सबको पता है, जिस क्रेडिटर्स, अगर आपने किसी से उधार में माल खरीद रखा है तो जिससे खरीदा वो क्रेडिटर्स, उसको जो बीपी साइन करके दे रखी है आपने, वो बिल्स पेबल, वो लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। सपोज आपने पैसे दे दिए, आपने 50,000 रुपए दे दिए, ठीक है, तो आपकी करंट एसेट 2,50,000 में से 50,000 माइनस हो जाएंगे क्योंकि आपने पैसे दे दिए। कैश कम हो गया तो करंट एसेट में कैश भी होता है, तो कैश कम हो गया तो कैश माइनस कर दिया 50,000। जब आपने बिल्स पेबल की पेमेंट कर दी तो करंट लाइबिलिटी भी तो 50,000 से कम हो गई, तो अब आपकी करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 50,000। तो 2 लाख अपॉन 50,000 जब आप इसको सॉल्व कर देते हो तो ये 4:1 हो रहा है। तो ये तो आइडल रेशो मेंटेन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद सेकंड में कह रहा है ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सपोज उसने उधार में माल खरीद लिया, सपोज उसने, मैंने एज्यूम कर लिया उसने 50,000 का माल उधार में खरीदा, तो 2,50,000 उसकी पहले से करंट एसेट थी। जब वो उधार में क्रेडिट पर 50,000 का मटेरियल खरीद रहा है तो स्टॉक बढ़ जाएगा, तो स्टॉक उसका करंट एसेट में आता है। तो अब आपकी करंट एसेट कितनी हो जाएंगी, 3 लाख रुपए की। फिर आपकी करंट लाइबिलिटी भी तो बढ़ जाएंगी, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, यानी ये स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और ये आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब आपकी करंट एसेट 3 लाख हो गई और करंट लाइबिलिटी हो गई 1,50,000। जब आप इसको कट कर रहे हो 30:15 और शॉर्ट कर दोगे तो 2:1 आ रहा है। ये तो आइडल रेशो हो गया, यही चाहिए हमें। तो आप पेपर में यहाँ तक रुक कर मतलब यहीं तक अपना आंसर मत कर देना, देख लेना। उसके बाद एक और है, ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन। उसने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म लोन लिया। चलो यार, लोन ही लिया, पैसा तो आएगा बैंक में। तो यहाँ पर उसका एक बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है 50,000 से, तो करंट एसेट इंक्रीज हो गई 2,50,000 की बजाय अब 3 लाख की करंट एसेट हो गई। जब उसने लोन लिया बैंक से तो उसकी करंट लाइबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है,
अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है आपको कैसे पता लगा कि करंट लाइबिलिटी, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन मेंशन किया गया है। तो शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो करंट लाइबिलिटी होती है। तो 1 लाख प्लस 50,000 लाइबिलिटी हो गई आपकी 1,50,000। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो ये भी 2:1 आ रहा है, तो ये वाला आंसर भी सही है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर देखो, अब ऑप्शन में दे रखा है ना, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली सेकेंड इज करेक्ट, ओनली वर्ड। जब पेपर के लिए हिंट बता रही हूँ, जब ओनली वर्ड लिखा हो ना, तो अगर आपका आंसर सेकंड वाले से भी आइडल रेशो आ रहा है तो थर्ड वाले को ट्राई जरूर करना है आपने, क्योंकि जब ओनली वर्ड लिखा रहता है तो इसका मतलब है कि और ऑप्शन भी हो सकता है। तो ये वाला सही है, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ये और ये दोनों करेक्ट हैं। तो इसका आंसर डी है। तो मेरे भी वही दोनों आ रहे हैं, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। तो यहाँ तक प्रैक्टिस करो, फिर एक और वीडियो डालते हैं जल्दी जल्दी।